Chapters 1405 Burning Soul Bursting Luck, 1406 Self-Love Refined, 1407 Leaving Wu Clan Completely, 1408 Inextinguishable Star Target Chapter Start Chapter 1405 Burning Soul Bursting Luck. वेस्टर्न डेजर्ट। रात का वक्त था, आसमान में तारे चमक रहे थे। डेजर्ट में दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत फर्क होता था, दिन में गर्मी और रात में ठंड। फैंग युआन एक अनजान रेत के टीले पर आहिस्ता से उतरा। इतनी देर से उड़ने के बाद भी हेवनली कोर्ट का कोई पीछा नहीं कर रहा। क्या फंग जियोगे को हाय अकेले मेरे पीछे भेजा गया था? फैंग युआन को शक हो रहा था। छोड़ो इससे, फिलहाल इसके बारे में नहीं सोचता। फैंग युआन ने खुद को शांत किया और अपने इमोर्टल एपर्चर का दरवाजा खोला और ही लूलैन, बाई निंगबिंग और बाकियों को बाहर आने दिया। अब मेन यिंग वूजी के साथ एक किलर मूव इस्तेमाल करूंगा, हमारी बैटल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तुम सबकी सेफ्टी तुम्हारे हाथों में होगी। फैंग युआन ने बाई निंगबिंग, लेडी व्हाइट रैबिट, फेरी मियाओ यिंग और हे लूलैन से कहा। चारों इमोर्टल्स ने हामी भरी और आसपास पहरा देने के लिए निकल गए। फैंग युआन ने एक इमोर्टल गू फॉर्मेशन सेटअप किया। प्रिकॉशन इमोर्टल गू को कोर बनाकर इस पूरे गू फॉर्मेशन का ओरिजिनल रूप पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विरासत से मिला एक मॉर्टल फॉर्मेशन था। फैंग युआन एक फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर था, उसके लिए एक मॉर्टल फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं था। प्रिकॉशन इमोर्टल गू ऐड करने के बाद इस गू फॉर्मेशन के डिफेंस को कम नहीं समझा जा सकता था। ऑफ कोर्स इस फॉर्मेशन में कमजोरियां और खामियां थी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफी था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विरासत में 4 इमोर्टल गू फॉर्मेशंस उनमें सबसे स्ट्रांग था पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन। बदकिस्मती से फैंग युआन के पास इन सभी इमोर्टल गू फॉर्मेशंस के लिए कुछ जरूरी इमोर्टल गू की कमी थी, वो उनमें से कोई भी सेटअप नहीं कर सकता था। अगर गू फॉर्मेशन को मॉडिफाई करके गायब इमोर्टल गू की जगह बहुत सारे मोर्टल गू यूज किए जाते तो इस डिटेक्शन में 2 से 3 दिन लग जाते। कई रीजंस की वजह से फैंग युआन ने इस गू फॉर्मेशन को सेटअप करने का फैसला किया। ये गू फॉर्मेशन अभी के लिए काफी था, ये दुश्मनों के अचानक हमलों से बचने के लिए था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैंग युआन को टाइम के साथ रेस लगानी थी। हेवनली कोर्ट का कोई और पीछा करने वाला ना भेजना फैंग युआन को और भी परेशान कर रहा था। गू फॉर्मेशन बैंड हो गया, एक सिंपल सा टेम्पररी स्पेस बन गया। गू फॉर्मेशन का स्पेस बहुत हाई सिंपल था, उसकी तुलना सदर्न बॉर्डर के सुपर गू फॉर्मेशन के महल जैसी अरे से नहीं की जा सकती थी। इस खाली स्पेस में सिर्फ फैंग युआन और यिंग वूजी थे। सेक्ट लीडर, मुझे करने दीजिए। शैडो सेक्ट के लिए, अपने मकसद के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यिंग वूजी जोश से भरा हुआ था। फैंग युआन ने सर हिलाया, तो फिर तुम पहले शुरू करो। यिंग वूजी नीचे बैठ गया और अपना इमोर्टल एसेंस यूएस में डालने लगा। एक पाल बाद उसकी ऑरा कांप उठी, इमोर्टल किलर मूव बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया था। एक ही झटके में यिंग वूजी की किस्मत कई गुना बढ़ गई, पर उसी वक्त उस चक्कर और उल्टी जैसा फील होने लगा। बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक एक ऐसा किलर मूव था जो गू इमोर्टल की किस्मत को टेम्पररी बढ़ाने के लिए सोल की फाउंडेशन को खर्च करता था। इसलिए जब किलर मूव एक्टिवेट हुआ तो न सिर्फ यंग वूजी की किस्मत तेजी से बढ़ी, बल्कि उसकी सोल भी बहुत कमजोर हो गई। लेकिन यह कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैंग युआन ने गट्स गू निकाला। अपनी कल्टीवेशन के दौरान फैंग युआन ने गट्स गू का स्टॉक जमा किया था ताकि बुरे से बुरे वक्त के लिए तैयार रहे। उसका यह हमेशा अलर्ट रहने वाला काम उसके लिए बहुत मददगार साबित हुआ, जिसका असर अब यिंग वूजी पर दिख रहा था। यिंग वूजी तेजी से ठीक हो गया, अब उस चक्कर नहीं आ रहे थे, बस उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। बेशक उसकी सोल अब ठीक थी, लेकिन उसके सोल पाथ डाउ मार्क्स तेजी से कम हो गए थे। बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक सोल पाथ डाउ मार्क्स को हमेशा के लिए इस्तेमाल कर लेता था, और इस किलर मूव की सोल पाथ डाउ मार्क्स को लेकर कुछ रिक्वायरमेंट्स भी थी। इससे एक्टिवेट करने के लिए एक खास नंबर में सोल पाथ डाउ मार्क्स यूज करने पड़ते थे। इसी वजह से फैंग युआन की साइड में से सिर्फ वो और यंग वूजी हाई इस किलर मूव को इस्तेमाल कर सकते थे। बाकियों की बैटल स्ट्रेंथ भले हाई स्ट्रांग हो, लेकिन उनकी सोल फाउंडेशन कमजोर थी। एक्सपर्ट्स की अपनी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज होती है, हर कोई फैंग युआन की तरह इतने सारे पाथ्स पर कल्टिवेट नहीं कर सकता था। सच तो यह है कि फैंग युआन इतने सारे पाथ्स को सॉवरेन इमोर्टल बॉडी की वजह से हैंडल कर सकता था, और इसलिए भी क्योंकि ड्रीम रेल्म्स ने उसके कई पाथ्स के अटेनमेंट लेवल को तेजी से बढ़ा दिया था। यिंग वूजी के बाद अब फैंग युआन की बारी थी। यह किलर मूव बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक सोल पाथ इमोर्टल गू
सोल हाउल का इस्तेमाल करता था। यिंग वूजी के गाइडेंस के साथ, भले ही ये फैंग युआन का पहला उस था, 2 बार फेल होने के बाद वो इससे इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया। रंबल। तुरंत फैंग युआन को एक छलावा दिखा। वो देख सकता था कि उसके सर के ऊपर की किस्मत हो रही है और बढ़ रही है, आसमान की तरफ ऊंची उठ रही है। उसने सर हिलाया और सिक्स्थ हेयर को गू रिफाइन करने के लिए इन्फॉर्म किया। सिक्स्थ हेयर और यंग वूजी की किस्मत आपस में जुड़ी हुई थी। और रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई से पहले, जब फैंग युआन, यिंग वूजी और बाकियों का पीछा कर रहा था, वो ईस्टर्न सी से नॉर्दर्न प्लेन्स गए थे। और नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस के अर्थ रेंज में सिक्स्थ हेयर ने यिंग वूजी को भागने में मदद की थी, जबकि सिक्स्थ हेयर ने डार्क फ्लोर जायंट सिटी का इस्तेमाल करके फैंग युआन को रोका था। यिंग वूजी और सिक्स्थ हेयर ने अपनी किस्मत उसी वक्त जोड़ ली थी। नेचुरली, यिंग वूजी के पास अभी भी कनेक्ट लक इमॉर्टल गू था। फैंग युआन को देर करवाने के लिए यिंग वूजी ने सिक्स्थ हेयर को मजबूत करने के लिए हर तरह के तरीके आजमाए। किस्मत उनमें से एक पहलू था। ऑफ कोर्स, आखिर में फैंग युआन का पीछा रुक गया और सिक्स्थ हेयर मारा नहीं, वो सेफली लैंग या ब्लेस्ड लैंड लौटने में कामयाब रहा। ए फ्लैट, फैंग युआन इस कनेक्शन का इस्तेमाल सिक्स्थ हेयर की किस्मत बढ़ाने के लिए करना चाहता था। शुरू में, जब यंग वूजी अर्थ अबिस में था, उसने इस मूव को फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। पर अफसोस, हेवनली कोर्ट ने उससे पहले हाई रिफाइन कर लिया। लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं गई, उसने फैंग युआन को चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू रिफाइन करने में मदद की। यह इंफॉर्मेशन फैंग युआन को पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क से मिली थी। उसने इस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करने का सोचा। आखिरकार, गू रिफाइनमेंट में मदद के लिए किस्मत सबसे अच्छा तरीका था। इसका सबूत भी था। पुराने जमाने में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की लक पाथ की मदद से हाई लॉन्ग हेयर एंसेस्टर उसके लिए इतने सारे इमॉर्टल गू रिफाइन कर पाया और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बना पाया। परसीवेबल डाओ इमॉर्टल गू। बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक इस्तेमाल करने के बाद फैंग युआन ने इस गू का इस्तेमाल अपनी सोल में सोल पाथ डाओ मार्क्स की गिनती चेक करने के लिए किया। नंबर्स सच में कम हो गए थे। उसकी सोल फाउंडेशन लगभग बर्बाद हो चुकी थी, वो वापस स्क्वायर वन पर आ गया था। फैंग युआन ने अपनी सोल को काफी लंबे टाइम से कल्टिवेट किया था। जब वो चांग शन यिन बनकर नॉर्दर्न प्लेन्स में घूम रहा था, इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने से पहले, उसने ये पहले ही शुरू कर दिया था। लुओपो वैली और डांग माउंटेन का इस्तेमाल करके फैंग युआन की करंट सोल पाथ कल्टिवेशन बहुत एफिशिएंट और फास्ट थी। इतने लंबे आस के बाद उसकी सोल ने बहुत सारे सोल पाथ डाओ मार्क्स जमा कर लिए थे। लेकिन आज, एक बार बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक इस्तेमाल करने के बाद, फैंग युआन की सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। फैंग युआन को इसका ज्यादा अफसोस या शर्मिंदगी नहीं हुई, वो डाओ मार्क्स बाद में हमेशा वापस पा सकता था। लेकिन अगर उसकी जान अभी चली जाती, तो सब कुछ खत्म हो जाता। अगर बाइनिंग बिंग जैसे दूसरे गू इमॉर्टल्स इस मूव को इस्तेमाल करने की कोशिश करते, तो उनके पास खर्च करने के लिए इतने सोल पाथ डाओ मार्क्स कैसे होते? फैंग युआन ने अचानक कुछ सोचा और यंग वूजी से पूछा, तुम्हारी सोल पाथ फाउंडेशन के साथ तुम इससे कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो? यिंग वूजी ने जवाब दिया, मैं इससे 2 बार और इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन सेक्ट लीडर, आपके पास पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विरासत है। आपको पता होना चाहिए कि एक ही इंसान इसका असर बढ़ाने के लिए बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं दोबारा कोशिश भी करूं तो कोई फायदा नहीं होगा। फैंग युआन ने सर हिलाया, मैं बस पूछ रहा था। उसके दिल में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के लिए एक तारीफ का एहसास था। यिंग वूजी स्पेक्ट्रल सोल का एक स्प्लिट सोल था, लेकिन उसके पास एक्चुअली में बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक को 4 बार इस्तेमाल करने की सोल फाउंडेशन थी। स्पेक्ट्रल सोल सच में वो लेजेंडरी इंसान था जिसने सोल पाथ बनाया और रैंक 9 तक कल्टिवेट किया। बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक एक्टिवेट हो चुका है, हम बस इतना ही कर सकते हैं। चलो चलते हैं। फैंग युआन ने अपने विचारों को शांत किया और खड़ा हो गया। जल्द ही, उसने इमॉर्टल गू फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया और दूसरे गू इमॉर्टल्स को अपने इमॉर्टल एपर्चर में डालकर दोबारा निकल पड़ा। उससे चलते रहना था। ना सिर्फ हेवनली कोर्ट को उसकी लोकेशन पता थी और वो यूस्पागू इमॉर्टल्स भेजेंगे, बल्कि हेवंस विल भी साजिशें रच रहा था। अगर फैंग युआन और बाकी लोग एक जगह पर ज्यादा देर रुकते, तो उन्हें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। व्हाइट हेवन में अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ने अपना खून झटका और ऊपर उड़ गया। उसके पीछे एक इमॉर्टल गू हाउस जिसमें डू हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स द लगातार उसका पीछा कर रहा था। यह अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल अब अपनी लिमिट तक पहुंच रहा है। सही कहा,
ये सहने और उड़ने में सच में बहुत अच्छा था। ठीक है, चलो इससे खत्म करते हैं, यह मूव तुम्हें आराम देगा। इमॉर्टल गू हाउस की ऑरा तेजी से बढ़ी जैसे ही एक सुनहरी रोशनी की किरण निकली। सुनहरी रोशनी बहुत तेज थी, सीधे अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर जाकर लगी। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को एक बड़ा झटका लगा, उसने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और भागने की कोशिश की। लेकिन सुनहरी रोशनी की किरण लंबी और पतली थी, वो एक साए की तरह थी, अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल का पीछा कर रही थी। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के GHAAV और गहरे होते गए, उसका शरीर सुनहरी रोशनी की एक परत से ढक गया, जिससे उसकी मूवमेंट और भी धीमी हो गई। लेकिन अगले हाई पैल एक बदलाव हुआ। गिर रहे अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के रास्ते में एक सफेद बादल बन गया। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल बादल में गिरा और गायब हो गया। ओह नहीं, ये एक ब्लैक व्हाइट ओवरटर्निंग क्लाउड है। जल्दी से किलर मूव रोको, इस बादल को डिस्ट्रॉय मत करना। दोनों हेवनली कोड गू इमॉर्टल्स शॉक में चिल्लाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, सब कुछ बहुत तेजी से हो गया था। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल बादल में गायब हो गया, जबकि सुनहरी रोशनी की किरण सफेद बादल पर पड़ी और उससे सुनहरा रंग दिया। सुनहरा बादल बहुत भारी हो गया और नीचे गिरने लगा। इसी वक्त सुनहरी रोशनी की किरण गायब हो गई क्योंकि दोनों हेवनली कोड गू इमॉर्टल्स ने किलर मूव रोक दिया था। लेकिन अब उनका घमंडी चेहरा गायब हो चुका था, उसकी जगह एक हक्का बक्का लुक ने ले ली थी। ये कैसे हो सकता है? ये कुछ ज्यादा हाई कोइंसिडेंटल नहीं था। ब्लैक व्हाइट ओवरटर्निंग क्लाउड ब्लैक हेवन और व्हाइट हेवन के बीच कनेक्ट कर सकता है, जो भी उसमें घुसता है वो दोनों हेवंस के बीच आ जा सकता है। हमें इसी बात की चिंता थी, इसलिए हमने पहले ही उन सारे बादलों को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो पोटेंशियल ब्लैक व्हाइट ओवरटर्निंग क्लाउड्स हो सकते थे। और सोचो, एक नया बादल बन गया और अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को उसी में जाकर गिरना था। ये कमबख्त किस्मत। दोनों हेवनली कोड गू इमॉर्टल्स पागल हो रहे थे, उन्हें खून थूकने का मन कर रहा था। इतनी मेहनत के बाद और इतना सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च करने के बाद कामयाबी से ठीक पहले ये हो गया। पीछा करो। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर अभी भी हमारा इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव है। हम हेवनली विंची वॉल से वापस जाएंगे और ब्लैक हेवन में लौटेंगे। सही है, ये हमारा हेवनली कोड ज्वाइन करने के बाद पहला मिशन है। हम फेल कैसे हो सकते हैं? भले ही हमें इससे दुनिया के कोने तक पीछा करना पड़े, हम इस अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को जरूर पकड़ेंगे। चैप्टर 1406 सेल्फ लव रिफाइंड। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल सच में भाग गया, ये कैसे हो सकता है? हेवनली कोर्ट में फेरी ज़ीवे ने स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड का इस्तेमाल करके व्हाइट हेवन की सिचुएशन देखी। उसने अपनी भुएं सिकोड़ी और उसकी ऊँग में एक तेज रोशनी चमकी। लक पाथ। एक अंदाजा उसके दिमाग में आया। उसने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के बारे में सोचा, उससे तबाह करने वाला फैंग युआन था। इस बात की क्या पॉसिबिलिटी थी कि फैंग युआन ने जायंट सुन की असली विरासत हासिल कर ली हो? अफसोस, मेरा इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव सिर्फ फैंग युआन और बाकियों को लोकेट कर सकता है, उनकी करंट सिचुएशन नहीं दिखा सकता। फेरी ज़ीवे ने आ भरी और स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड का दोबारा इस्तेमाल किया। अगले हाई पैल रिवर ऑफ टाइम का सीन स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड में फिर से दिखने लगा। फंग ज्यूगे और लॉर्ड हुवांगशी पहले हाई रिवर ऑफ टाइम की एक पास की ट्रिब्यूटरी तक कूद चुके थे। रिवर ऑफ टाइम की ये ट्रिब्यूटरी छोटी नहीं है, तुम्हारे यहां से निकलने के लिए काफी है। लॉर्ड हुवांगशी ने मुस्कुराते हुए आगे इशारा किया, मुझे अपना इमॉर्टल किलर मूव यूज करने दो ताकि मैं तुम्हें बाहर भेजे सकूं, रेजिस्ट मत करना। फंग ज्यूगे ने सर हिलाया, ग्रेसफुली अपने हाथ जोड़ते हुए, मैं आपको तकलीफ दूंगा। लॉर्ड हुवांगशी कुछ कहने ही वाला था कि उसका एक्सप्रेशन बदल गया। वो टाइगर या बीस्ट फिर से आ रहा है? फंग ज्यूगे का एक्सप्रेशन भी बदल गया। नहीं। लॉर्ड हुवांगशी की ऊँग आगे देख रही थी, उनके सामने नदी में एक घना कोहरा उभार आया था। अजीब बात है, रिवर ऑफ टाइम में कोहरा क्यों है? फंग ज्यूगे ने मटा से कूद। लॉर्ड हुवांगशी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उसकी ऊँग में बहुत बड़ी उम्मीद थी। ये कोहरा, कहीं ये वो तो नहीं? इसी पाल दोनों ने कोहरे में एक हल्की सी परछाई देखी। वो फिगर धुंधला था और कोहरे से छिपा हुआ था, उससे साफ साफ नहीं देखा जा सकता था। लॉर्ड हुवांगशी का एक्सप्रेशन और भी गर्म हो गया, लेकिन फंग ज्यूगे पूरी तरह से कंफ्यूज था। जल्द ही कोहरा हिला और यूएस विशाल परछाई का एक कोना दिखा। फंग ज्यूगे ने आखिरकार देख लिया कि वो क्या था। ये एक आइलैंड जैसा लग रहा है। सही कहा, ये एक स्टोन लोटस आइलैंड है। कहा जाता है कि रेड लोटस की असली विरासत इसके अंदर है। लॉर्ड हुवांगशी की आवाज कांप रही थी। बेशक रेड लोटस डेमन वेनरेबल और हेवनली कोड दुश्मन थे, लेकिन वो टाइम पाथ का एब्सोल्यूट पीक था,
कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लॉर्ड हुआंगशी, जो टाइम पाथ में एक्सपर्ट था, उससे रेड लोटस की असली विरासत के लिए एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूं, लॉर्ड हुआंगशी ने यह कहा और तेजी से उठ गया। हालांकि कोहरा जैसे रिएक्ट कर रहा था, जब लॉर्ड हुआंगशी पास पहुंचा तो कोहरा पीछे हटने लगा। काफी देर बाद भी लॉर्ड हुआंगशी दूरी कम नहीं कर पाया, बल्कि यह और बढ़ती जा रही थी। एक पल बाद कोहरा गायब हो गया और वो रहस्यमय स्टोन आइलैंड भी गायब हो गया। लॉर्ड हुआंगशी निराश होकर लौटा, उसका चेहरा काफी बुरा लग रहा था। यहां तक कि फेरी जीवे, जो हेवनली कोर्ट से ये सब देख रही थी, उसके चेहरे पर भी निराशा के भाव थे। लेकिन जल्द ही उसने अपनी भुएं सिकोड़ी। वो गहरी सोच में डूब गई। वो स्टोन लोटस आइलैंड क्यों दिखा? क्या ये इसलिए था क्योंकि फैंग युआन ने रिवर ऑफ टाइम की एक ट्रिब्यूटरी को नाश कर दिया था? लेकिन लॉर्ड हुआंगशी और फंग जिउगे तो इस जगह से पहले ही निकल चुके थे, और सबसे जरूरी बात, कोई स्टोन लोटस आइलैंड में घुस कैसे सकता है? क्या उनके पास की होनी जरूरी है स्प्रिंग ऑटम सकाडा? सदर्न बॉर्डर, वू क्लैन का हेडक्वार्टर्स। एक सुपर गू फॉर्मेशन बनाया गया था। वू योंग गू फॉर्मेशन के सामने खड़ा उससे देख रहा था। उसने सर हिलाया, एक संतुष्ट एक्सप्रेशन दिखाते हुए। उसके पास एक वू क्लैन के सुप्रीम एल्डर ने कहा, एल्डर वू बी, हमने आपको तकलीफ दी। क्लैन के लिए काम करना मेरा फर्ज है, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। एल्डर वू बेई ने इज्जत और विनम्रता से कहा। वू क्लैन के गू इमॉर्टल्स में से वो फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करता था। कुछ वक्त पहले ही उसने सुपर गू फॉर्मेशन को डिफेंड करने के लिए फैंग युआन की पोजीशन भी ले ली थी। रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई के बाद फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स से लोटा और वू बेई को यहां से दूर भेजने की साजिश रची ताकि वो सुपर गू फॉर्मेशन में वापस आ सके। एल्डर वू भी एक्चुअली इस वजह से खतरे से बच गया और ड्रीम रेल्म की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। इस लड़ाई में सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स को भारी नुकसान हुआ था, यहां तक कि सुपर गू फॉर्मेशन बनाने में इस्तेमाल हुए इमॉर्टल गू भी हेवनली कोर्ट ने ले लिए थे। लेकिन कुछ वक्त पहले भले हाई वू योंग फैंग युआन को मारने में फेल हो गया, उसने हेवनली कोर्ट के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया। वू योंग ने फंग जिउगे को जाने दिया और हेवनली कोर्ट ने लिए गए इमॉर्टल गू वापस वू योंग को लौटा दिए। वू योंग सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ में लौटा और सारे इमॉर्टल गू उनके मालिक को वापस कर दिए। इस काम ने उसकी रेपुटेशन को सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ में पीक पर पहुंचा दिया। सदर्न बॉर्डर के सारे क्लैंस वू योंग के शुक्रगुजार थे। न सिर्फ वो हेवनली कोर्ट के साथ नेगोशिएट करके कामयाब हुआ, बल्कि उसने हर एक इमॉर्टल गू बिना अपने लिए रखे वापस कर दिया। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। इसके अलावा वू योंग ने अपना रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग दिखाया और पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन की लड़ाई में अपनी जबरदस्त बैटल स्ट्रेंथ दिखाने के बाद सदर्न बॉर्डर के सारे सुपर फोर्सेस उससे डरने लगे थे। इसलिए भले ही उसने शैडो सेक्ट के बचे हुए मेंबर्स को नहीं मारा, वू क्लैन का स्टेटस बहुत बदल गया था। जिन क्लान्स ने पहले वू क्लैन के रिसोर्स पॉइंट्स पर कब्जा किया था, वो अपने इलाकों में वापस चले गए और घुमा फिराकर कुछ मुआवजा भी दिया। कियाओ क्लैन वू क्लैन का सहयोगी फोर्स था। उनका इलाका, जो बा क्लैन और शिया क्लैन ने ले लिया था, वो भी वू क्लैन की रेपुटेशन के दम पर वापस मिल गया। वू योंग ऐसे रिजल्ट से खुश नहीं था। वापस आने के बाद वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा था, सुपर फोर्सेस से नेगोशिएट कर रहा था ताकि उनसे और ज्यादा फायदे मिल सकें। करंटली दोनों तरफ अभी भी बातचीत चल रही थी। भले हाई वू क्लैन बहुत फोर्सफुल था, दूसरे सुपर क्लान्स भी कागज के नहीं बने द, वो अपने इंटरेस्ट को बचाने पर अड़े हुए थे। वू क्लैन का नुकसान सच में बहुत बड़ा था। कुल मिलाकर उन्होंने कई गू इमॉर्टल्स खो दिए और फैंग युआन ने तो उन्हें CHEH इमॉर्टल गू और 1 लाख इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का चूना भी लगा दिया था। लेकिन यह मामला वू क्लैन को दबा कर रखना पड़ा। वो खुलेआम फैंग युआन से बदला नहीं ले सकते थे। वू योंग अपने नुकसान की भरपाई दूसरे सुपर फोर्सेस से करना चाहता था, लेकिन वो इस डिमोनिक पाथ के बदमाश फैंग युआन को भूलने वाला नहीं था। यहाँ का सुपर गू फॉर्मेशन वू योंग के इंस्ट्रक्शंस पर बनाया गया था। उसने न सिर्फ एल्डर वू बेई को सब कुछ संभालने को कहा, बल्कि उसने ची क्लैन के गू इमॉर्टल से भी मदद मांगी। ठीक है, अब तुम काम शुरू कर सकते हो। एक तेज रोशनी वू योंग की आंख में चमकी। उसने वू बेई से शांत आवाज में कहा। वू बी का दिल कांप गया जब उसने वू योंग के शांत चेहरे के नीचे गुस्सा और नफरत महसूस की। सोचो तो, वू ये है शुरू से ही एक बहरूपिया था। HMPH, उसकी हिम्मत तो देखो, उसने वू क्लैन को धोखा दिया। हम तुम्हें अब दिखाते हैं, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे तुम पंगा नहीं ले सकते।
वू बेई ने ठंडी सांस लेते हुए अपने गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। यह इमॉर्टल फॉर्मेशन एक अर्थवे को फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल करता था और फैंग युआन के लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटर्न गू, साथ ही 10 से ज्यादा इमॉर्टल गू और अनगिनत मॉर्टल गू से बनाया गया था। इसका असर फैंग युआन के लिए मुसीबत खड़ी करना था। हर बार जब यह एक्टिवेट होता, ये एक अदृश्य शक्ति पैदा करता जो सदर्न बॉर्डर को पार करके फैंग युआन पर असर डालती। यह इमॉर्टल फॉर्मेशन बहुत पावरफुल था। यह उस किलर मूव से कहीं ज्यादा था जो वू योंग ने फैंग युआन के खिलाफ पहले इस्तेमाल किया था। साथ ही यह लास्टिंग था। यह एक गू फॉर्मेशन का फायदा था। एक बार गू फॉर्मेशन बन गया तो एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन प्रोसेस बहुत आसान होता था। यह एक किलर मूव की तरह नहीं था जिसके हर इस्तेमाल में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता और हर स्टेप का आगे पीछे होना जरूरी था, वरना एक्टिवेशन फेल हो जाता और यूजर पर बैकलैश हो सकता था। गू फॉर्मेशंस अलग थे। बनने के बाद जब तक उन्हें नाश न किया जाए, बैकलैश का कोई खतरा नहीं होता था। चलो आधी पावर ट्राई करते हैं, वू योंग ने कहा। वू बी ने सर हिलाया। वू योंग ये इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो दयालु था, बल्कि इसलिए ताकि वो आसानी से फैंग युआन से नेगोशिएट कर सके। ये मत भूलो कि वू क्लैन के इमॉर्टल गू अभी भी फैंग युआन के हाथों में थे। वू योंग उन्हें वापस चाहता था, नेचुरली। भले हाई फैंग युआन वेस्टर्न डेजर्ट भाग गया था, वू योंग ने वो आइडिया छोड़ा नहीं था। फैंग युआन का रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील पावरफुल है और सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन अफसोस इस मूव में बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है और इमॉर्टल एसेंस का खर्च भी ज्यादा है। फैंग युआन इससे हमेशा एक्टिव कैसे रख सकता है? इस गू फॉर्मेशन के साथ हम जब चाहे अटैक कर सकते हैं और जब चाहे रोक सकते हैं। इनिशिएटिव हमारे पास है। पहले उससे थोड़ा सफर करने दो, फिर नेगोशिएट करेंगे। वू योंग पहले से ही अपनी टैक्टिक्स तैयार कर रहा था। गू फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ और अपनी पावर दिखाने हाई वाला था कि अचानक जमीन हिलने लगी। रंबल। पूरा वू ये माउंटेन कांप रहा था। ये क्या हो रहा है? भूकंप क्यों ना रहा है? कौन सा गू इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा है? यह ट्रिब्यूलेशन नहीं है, अर्थवे हिल रही है। पूरा सदर्न बॉर्डर इससे प्रभावित है। यह सिर्फ एक भूकंप से कहीं ज्यादा सव्य है। ओ नहीं, एल्डर वू बी। आसपास के वू क्लैन गू इमॉर्टल्स ने हौंफते हुए कुछ महसूस किया। बूम! इमॉर्टल फॉर्मेशन फट गया और वू बेई के मुंह से खून निकला। एक दर्द भरी चीख के बाद वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। नॉर्दर्न प्लेन्स, लैंग या ब्लेस्ड लैंड। सिक्स्थ हेयर पसीने से तरबतर था। वो पूरी तरह भीग चुका था। उसके बाल आपस में चिपक गए थे। एक अजीब हालत थी उसकी। आखिरी स्टेप। सिक्स्थ हेयर की एक लाल थी, खून से भरी हुई। लैंग या लैंड स्पिरिट ने यह सुना और प्रोसेस्ड इमॉर्टल मटेरियल सिक्स्थ हेयर को पकड़ा दिया। भले ही वो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था, लेकिन क्योंकि ये रिक्वेस्ट फैंग युआन ने की थी और रूल्स खुद लंग या लैंड स्पिरिट ने बनाए थे, उससे उन्हें फॉलो करना ही था। इसलिए उससे सिक्स्थ हेयर की मदद करने में कोई ऐतराज नहीं था। उससे बस फैंग युआन से थोड़ी बहुत शिकायत थी। डिंग! बर्फ आग से एक लंबी, तीखी आवाज आई, जैसे चांदी के सिक्कों के टकराने की आवाज। जल्द ही आवाज रुक गई और जल रही बर्फ आग बुझ गई। सिर्फ गोल्ड प्रोफाउंड आइस बचा था। सिक्स्थ हेयर तेजी से सांस लेते हुए बड़बड़ाया, बाहर आओ, रैंक 7 इमॉर्टल गू सेल्फ लव। क्रैक क्रैक! प्रोफाउंड आइस पर दरारें पड़ने लगी और फिर वो टूट गया और एक इमॉर्टल गू बाहर उठ गया। रैंक 7 इमॉर्टल गू सेल्फ लव आखिरकार रिफाइन हो हाई गया। चैप्टर 1407 वू क्लैन से पूरी तरह आजाद। रैंक 7 इमॉर्टल गू सेल्फ लव। फैंग युआन ने इस इमॉर्टल गू को थामा। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। ये बेकार नहीं गया कि उसने अपनी पूरी सोल फाउंडेशन खर्च कर दी। उससे कुछ काम के रिजल्ट्स माइल थे। लक पाथ ने आखिरकार एक गू इमॉर्टल को रैंक 9 तक पहुंचने में मदद की थी। मेरे पास डॉग शिट लक इमॉर्टल गू है और मैंने अपनी किस्मत ये फैन, होंगी और हेली से जोड़ ली है। ये तीनों लकी लोग हैं। ऊपर से बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक के 2 बार इस्तेमाल के बाद मेरी किस्मत एक अनप्रेसिडेंटेडली हाई लेवल पर पहुंच गई होगी। ये अजीब नहीं है कि सेल्फ लव इमॉर्टल गू सक्सेसफुली रिफाइन हो गया। यह सेल्फ लव इमॉर्टल गू सिक्स्थ हेयर ने रिफाइन किया था और ट्रेजर येलो हेवन का इस्तेमाल करके फैंग युआन को भेजा था। ट्रेजर येलो हेवन में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन यह पहले जितना असरदार नहीं था, क्योंकि इमॉर्टल गू ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेजर येलो हेवन का इस्तेमाल कई बार हो चुका था। अब यह उतना रेयर नहीं रहा था। खासकर हाल ही में वू योंग ने ट्रेजर येलो हेवन का इस्तेमाल करके गू वॉर्म्स का एक बैच भेजा था
और 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने भी ईयर बीस्ट्स बेचकर एक और भी बड़ी हलचल मचा दी थी जो अभी भी जारी थी। ये है सेल्फ लव इमॉर्टल गू? बाइनिंग बिंग ने पूछा। फैंग युआन के जवाब देने से पहले यिंग वूजी ने कहा, ऑफ कोर्स। यह इमॉर्टल गू बिल्कुल सही टाइम पर आया है। इस इमॉर्टल गू के साथ हम इमॉर्टल किलर मूव सेल्फ क्लेंजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें किसी भी इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव से डरने की जरूरत नहीं होगी। हा 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 हा। यिंग वूजी ने यह कहते हुए कमर पर हाथ रखकर जोर से हंसा। वो इस वक्त फेरी स्वेबो के शरीर का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी चेस्ट बड़ी थी और चेहरा खूबसूरत था, लेकिन वो एक बेवकूफ जोशीले लड़के की तरह मुंह खोलकर हंस रहा था। ये काफी अजीब लग रहा था। बाइनिंग बिंग ने यह देखते हुए सर हिलाया। जो थोड़ी बहुत दया उससे यंग वूजी के लिए महसूस हो रही थी, वो बिना किसी निशान के गायब हो गई। सही कहा, यह इमॉर्टल गू सेल्फ लव इमॉर्टल किलर मूव सेल्फ क्लेंजिंग का कोर है। यह मूव गू इमॉर्टल के शरीर पर लगे डाउ मार्क्स को साफ कर सकता है, व्यूअर वालों को हटाकर सिर्फ फायदेमंद वालों को रखता है। चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव हो या अलायंस एग्रीमेंट्स, जब तक वो हमारे लिए हानिकारक हैं, उन्हें साफ किया जा सकता है। फैंग युआन ने समझाया। हे लुलैन की एड़ी चमक उठी। उसने सोचा, इसका मतलब है कि इस इमॉर्टल गू से बना किलर मूव शैडो सेक्ट के अलायंस एग्रीमेंट के बंधन को तोड़ सकता है जो मुझ पर है। उससे कुछ उम्मीद दिखी। वो शैडो सेक्ट में अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुई थी। वो छोड़ना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। सेल्फ लव इमॉर्टल गू का शेप यूनिक था। वो कीड़े जैसा नहीं था, बल्कि एक हॉर्न के आकार का राइस डंपलिंग जैसा था। उसके चारों तरफ बांस के पत्तों की एक परत थी और उस पर ग्रे व्हाइट धागे भी थे। लेकिन यह सच नहीं था। अगर कोई ध्यान से देखता तो वो देखता कि बांस के पत्तों की सतह अंदर से पूरी तरह एक थी। ग्रे व्हाइट धागे सेल्फ लव इमॉर्टल गू के निशानदर। वो हर कुछ सांस में चमकते और अपनी जगह बदलते रहते थे। हे लुलैन ने सेल्फ लव इमॉर्टल गू की शक्ल को अपने दिमाग में गहराई से याद कर लिया। फैंग युआन ने सेल्फ लव इमॉर्टल गू की सतह को CHUA और कहा, चलो पहले यहां से निकलते हैं, फिर इस सेल्फ लव इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव से छुटकारा पाएंगे। इमॉर्टल्स ने रैंडमली एक डायरेक्शन चुना और 1 लाख ली तक सफर किया। एक बड़े रेत के टीले के पीछे पहुंच गए। फैंग युआन ने अपना किलर मूव इस्तेमाल करना शुरू किया, जबकि यंग वूजी और उसकी गैंग उसकी रक्षा के लिए आसपास फैल गए। पहले उसने सेल्फ लव इमॉर्टल गू को एक्टिवेट किया। यह रैंक 7 इमॉर्टल गू सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर था, हवा में तैर रहा था और बिना किसी रोशनी के एक मीठी खुशबू फैला रहा था। खुशबू से आकर्षित होकर बड़ी संख्या में मोर्टल गू एक्टिवेट हो गए। सेल्फ लव इमॉर्टल गू के चारों तरफ घूमने लगे और गू वॉर्म्स की एक नदी बना दी। यह सेल्फ क्लेंजिंग इस्तेमाल करने का पहला स्टेप था। जाहिर है, पहले स्टेप के लिए सेल्फ लव इमॉर्टल गू की जरूरत थी। फैंग युआन पहले यहीं अटका हुआ था। बेशक, भले ही उसके पास बहुत सारे इमॉर्टल किलर मूव्स हों, कोर इमॉर्टल गू के बिना वो बेकार थे। नेक्स्ट, फैंग युआन ने कुछ क्रूशियल सप्लीमेंट्री गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये सारे गू वॉर्म्स इमॉर्टल गू थे। विजडम पाथ इमॉर्टल गू जो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विरासत से माइल थे। उनमें से ZY एडिटार रैंक 7 के थे। इस इमॉर्टल किलर मूव की मुश्किल ये थी कि हर विजडम पाथ इमॉर्टल गू के एडिशन से ओरिजिनल गू वर्म नदी में एक गड़बड़ी पैदा होती थी। सिर्फ कुशल टेक्निक और असाधारण कंट्रोल से ये स्टेप पूरा किया जा सकता था। एक विजडम पाथ रैंक 6 इमॉर्टल गू को ध्यान से अंदर रखा गया। गू वॉर्म्स की नदी जोर से हिली, लेकिन जल्दी नॉर्मल हो गई। फैंग युआन का दिल डूब गया। यह सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल गू था, लेकिन इतना मुश्किल था। अगर उसने रैंक 7 इमॉर्टल गू रखा तो रिजल्ट और बुरा होगा। लेकिन दूसरा इमॉर्टल गू एक रैंक 7 इमॉर्टल गू था। फैंग युआन ने थोड़ी देर इंतजार किया। पहले के असकीमती अनुभव को समझने के बाद उसने दूसरा इमॉर्टल गू अंदर रखा। धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते हुए जब वो तीसरे इमॉर्टल गू तक पहुंचा, फैंग युआन फेल हो गया। पूरी गू वर्म नदी टूट गई और फैंग युआन के मुंह से खून निकला। मैन एज बिफोर, जैसे ही ये इमॉर्टल गू इस्तेमाल हुआ, उसके घाव भर गए। लेकिन किलर मूव का एक्टिवेशन फेल हो गया। अब उन्हें यहां से जाना था। फैंग युआन और बाकियों ने अपना सामान बांधा और यूएस जगह से निकल गए। वो एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे। उन्हें चलते रहना था ताकि हेवनली कोर्ट और हेवंसविल उनसे आसानी से निपट ना सकें। रास्ते में फैंग युआन ने अपने अनुभवों पर सोचा और उन्हें तरतीब दिया। ये कहा जा सकता है कि पूरा ग्रुप उसके किलर मूव पर निर्भर था। ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की थी। भले हाई इस किलर मूव में कोई ऑफेंसिव पावर नहीं थी। एक्टिवेशन फेल होने के बाद वो निकल जाते। रास्ते में वो अपनी गलतियों से सीखता,
जब तक कि चौथी बार में फैंग युआन आखिरकार रैंक 7 इमॉर्टल किलर मूव सेल्फ क्लेंजिंग को एक्टिवेट करने में कामयाब नहीं हो गया। ये आसान नहीं था। एक पानी जैसी नर्म रोशनी फैंग युआन के सर से नीचे बहती हुई उसके शरीर और दिमाग में समा गई। शुरू में पानी चमकदार और साफ था, लेकिन जब वो फैंग युआन के पैरों तक पहुंचा तो वो बेहद गंदा हो गया। कैसा रहा? किलर मूव इस्तेमाल होने के बाद यिंग वूजी ने पूछा। बाकी इमॉर्टल्स ने चिंता से देखा। फैंग युआन ने परसीवेबल डाउ इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके खुद को चेक किया, लेकिन रिजल्ट संतोषजनक नहीं था। एक प्रॉब्लम है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सदर्न बॉर्डर सुपर गू फॉर्मेशन का मामला निपट गया था। सुप्रीम एल्डर वू बी, जो बेहोश हो गए थे, उनका इलाज भी हो गया था। वू योंग ने एक अंधेरे चेहरे के साथ यूएस बड़े गद्दे को देखा। यहां अचानक अर्थवे क्यों हिल गई? ये सुपर गू फॉर्मेशन अर्थवे को फाउंडेशन के रूप में इस्तेमाल करता था, और उसमें 10,000 साल में एक बार होने वाला झटका लगा। सोचा नहीं था कि ये इसी वक्त होगा। शुक्र है मैंने क्रूशियल मोमेंट पर फैंग युआन के लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटन गू को बचा लिया, लेकिन इस प्रोसेस में हमने एक रैंक 6 इमॉर्टल गू खो दिया। वू योंग की निगाहें गहरी थी। इस मामले के बाद फैंग युआन के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई। लॉर्ड वू योंग, कुछ गड़बड़ है। इस वक्त वू एफए ने रिपोर्ट किया। सिर्फ यहां झटका नहीं लगा, टाई क्लैन, यी क्लैन, चाय क्लैन, ची क्लैन और बाकी सभी जगह भूकंप आया है। वू योंग की भौहें उठ गईं। तुम्हारा मतलब है कि यह अर्थवे का झटका पूरे सदर्न बॉर्डर में हुआ है? ऐसा ही लगता है, वू एफए ने गहरी चिंता से कहा। अर्थवे बहुत इंपॉर्टेंट थी। इतने बड़े पैमाने का भूकंप सदर्न बॉर्डर में पहले कभी नहीं आया था। यह बदलाव सच में नॉर्मल नहीं था। वू योंग ने अपनी नजर अपने हाथ की तरफ की। उसके हाथ में पकड़े डूमॉर्टल गू में दरारें पड़ीं और टूट गए। वो पूरी तरह नाश्त हो गए। वू योंग शॉक में था। फैंग युआन का लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटन गू नाश्त हो गए। क्या उसने इसके खिलाफ कोई तरीका इस्तेमाल किया है? चैप्टर 1408 इनएक्सटिंग्विशेबल स्टार टारगेट अस दिन सदर्न बॉर्डर में, चाहे वो मोर्टल हो या इमॉर्टल, सभी घबराहट और शॉक में चले गए। अर्थवे हिल रही थी, जिसका असर पूरे सदर्न बॉर्डर पर पड़ा। जरूरी इलाके तबाह हो गए, पहाड़ टूट गए, नदियां रुक गईं, गड्ढे भर गए। आसमान और जमीन की ताकत इस पाल में अपनी बेजोड़ शक्ति के साथ खुलकर सामने आई थी। अनगिनत बदनसीब मॉर्टल्स इस बड़ी आफत में मारे गए। सभी सुपर फोर्सेस अपने नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। कई मॉर्टल फोर्सेस का नामो निशान मिट गया। यहां तक कि सुपर फोर्सेस ने भी अपने काफी रिसोर्स पॉइंट्स खो दिए। उन्हें भारी झटका लगा था। इस अचानक अर्थवे के भूकंप ने सदर्न बॉर्डर की तनावपूर्ण पॉलिटिकल सिचुएशन को शांत कर दिया। सुपर फोर्सेस ने अपने झगड़े एक तरफ रख दिए और सबने मिलकर अर्थवे में हुई इस हलचल का कारण जानने की जांच शुरू कर दी। ऐसा भूकंप पिछले 10,000 या 1,00,000 साल में, या ओल्डन एंटिक्विटी ईरा या रिमोट एंटिक्विटी एरा के दौरान भी नहीं हुआ था। इतिहास में यह पहली बार था। सदर्न बॉर्डर का गू इमॉर्टल वर्ल्ड, चाहे वो राइचस पाथ हो, डेमोनिक पाथ हो या अकेले इमॉर्टल्स, सभी इस अर्थवे की बड़ी हलचल के कारण को लेकर नर्वस और क्यूरियस थे। ग्रेट ईरा का इशारा दिख गया है। फैंग युआन, जो वेस्टर्न डेजर्ट में बहुत दूर था, उसने सदर्न बॉर्डर की हलचल के बारे में जानकारी इकट्ठा की और एक गहरी सांस ली। इस वक्त वो फिर से वहां से निकल चुका था, एक दूसरी लोकेशन पर। जब रात ढल गई, ऊक से रोशनी चमकने लगी। सुबह हो चुकी थी। जल्द ही सूरज उग आया और दुनिया को फिर से रोशन कर दिया, इस विशाल रेगिस्तान पर अपनी रोशनी बिखेरता हुआ। ये एक नया दिन था। फैंग युआन ने अपना सफेद चोगा पहना हुआ था। उसकी निगाहें गहरी थी जब वो एक गहरे मूड में उगते सूरज को देख रहा था। उगते सूरज के मुकाबले उसका फ्यूचर इतना स्मूथ और उम्मीदों भरा नहीं था। पहले वो अंधेरे में था, लेकिन पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विरासत मिलने के बाद उससे ग्रेट एरा और स्पेक्ट्रल सोल, साथ हाई शैडो सेक्ट के बीच के रिश्ते का पता चला। ग्रेट ईरा को असल में इसी समय आना चाहिए था, लेकिन उसकी पिछली जिंदगी के 500 सालों में स्पेक्ट्रल सोल किस्मत को चुनौती देने में कामयाब रहा। उसने हेवनली कोर्ट और हेवंस विल का विरोध किया और अपने बेहतरीन तरीकों से ग्रेट ईरा को 500 साल तक जबरदस्ती रोक दिया। हेवंस विल स्पेक्ट्रल सोल के कारण ऐसी हालत में आ गया था कि उससे एक बड़ा रिस्क लेना पड़ा और फैंग युआन को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करके उससे अतीत में भेजना पड़ा। स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके और शैडो सेक्ट के प्लान्स को नाकाम करने की कोशिश की। इस तरह पूरी दुनिया अपने ओरिजिनल रास्ते पर वापस आ गई। शैडो सेक्ट और स्पेक्ट्रल सोल के बिना ग्रेट ईरा ने खुद को जाहिर करना शुरू कर दिया। अर्थवे का कंपन इस ग्रेट ईरा के शुरू होने का संकेत था। ग्रेट ईरा आ रहा है,
पांचों रीजनल वॉल्स गायब होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले पांचों रीजन्स की अर्थ वेन्स, सदर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न प्लेन्स, सेंट्रल कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न सी, वो सब एक हो जाएंगी और जुड़ जाएंगी। आगे आने वाले समय में अर्थवे के झटके होते रहेंगे। सिर्फ सदर्न बॉर्डर में ही नहीं, बाकी चारों रीजन्स को भी इसका सामना करना पड़ेगा। सदर्न बॉर्डर में सबसे पहले अर्थवे के झटके आने का कारण यह है कि पांचों रीजन्स में सबसे ज्यादा अर्थपाथ डाउ मार्क्स सदर्न बॉर्डर में हैं। इसलिए सदर्न बॉर्डर की अर्थवे भी पांचों रीजन्स में सबसे गहरी है। ठीक इसी वजह से जब ग्रेट ईरा आएगा और दुनिया बदलेगी तो सबसे पहले वही प्रभावित होगा। फैंग युआन सोच में डूबा हुआ था। ग्रेट ईरा का इस तरह आना उसके पुराने कल्टिवेशन प्लान को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर गया था। उसके ओरिजिनल प्लान में उसके पास बहुत टाइम था। फैंग युआन कल्टिवेशन जारी रखता और ड्रीम रेल्म का इस्तेमाल करके अपने अटेनमेंट लेवल्स बढ़ाता और दौलत जमा करता, साथ ही अपने कल्टिवेशन लेवल को भी ऊपर उठाता। जब ग्रेट ईरा के दौरान पांचों रीजन्स का केओटिक वॉर शुरू होता तो उसके पास रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल और गहरी फाउंडेशन और दौलत होती। भले ही वो हर पथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर ना बनता, पर उसके करीब जरूर होता। इस तरह वो पांचों रीजन्स के केओटिक वॉर के दौरान सबसे ज्यादा फायदा उठाता। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था। ग्रेट ईरा बहुत जल्दी आ रहा था। फैंग युआन के सारे प्लान्स पूरी तरह से बिगड़ गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस वक्त हेवनली कोर्ट से भाग रहा था और हेवंसविल उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। उससे हर मिनट भगना पड़ता और अलर्ट रहना पड़ता। किसी भी वक्त एक मजबूत दुश्मन उससे मारने के लिए आ सकता था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। करंटली सिर्फ मैं, हेवनली कोर्ट, शैडो सेक्ट और कुछ दूसरे फोर्सेस हाई अर्थ वे के झटकों के पीछे का सच जानते हैं। हालांकि दूसरे गु इमॉर्टल्स बेवकूफ नहीं हैं। कुछ जांच के बाद वो भी जल्द या देर से ये समझ जाएंगे। थोड़े टाइम के बाद ये एक आम बात बन जाएगी और हर गु इमॉर्टल समझ जाएगा दुनिया में एक अभूतपूर्व बदलाव हो रहा है। साई, मेरा रीबर्थ का एडवांटेज फिर से कम होने वाला है। अगर ड्रीम रेल्म की लड़ाई ना होती तो मेरे पास अभी भी वो ये है कि आइडेंटिटी होती। सदर्न बॉर्डर के अर्थवे के झटकों से बड़ी मात्रा में अर्थ ट्रेंचेस, गड्ढे और अनगिनत दुर्लभ जानवर और पौधे सामने आएंगे। ये एक बहुत बड़ी फसल है। सारे फोर्सेस और गु इमॉर्टल्स इसके लिए कंपीट करेंगे। ऐसी चीजें पांचों रीजन्स में अक्सर होंगी, लेकिन सदर्न बॉर्डर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा क्योंकि सदर्न बॉर्डर की अर्थवे की फाउंडेशन सबसे बड़ी है। उसके पास सबसे कीमती खजाने हैं। सबसे बुरा ईस्टर्न सी का हाल होगा क्योंकि ये अर्थवे के झटके हैं। ईस्टर्न सी को इनमें से सबसे कम फोर्ट्यूटस इनकाउंटर्स मिलेंगे। फैंग युआन ने याद किया, ईस्टर्न सी के पास हमेशा से पांचों रीजन्स में सबसे ज्यादा रिसोर्सेस थे। इसी वजह से दूसरे रीजन्स के गु इमॉर्टल्स वहां रिस्क लेकर जाते थे और एक्सप्लोर करते अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के तरीके ढूंढते थे। लेकिन ईस्टर्न सी को अर्थवे के झटकों से सबसे कम फायदा हुआ। फैंग युआन की पिछली जिंदगी के 500 सालों में एक थियरी थी। यह अनगिनत खजानों का फोर्ट्यूटस इनकाउंटर आसमान और जमीन का तोहफा था ताकि पांचों रीजन्स में बैलेंस बनाया जा सके। अगर फैंग युआन अभी भी वो ये है कि आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा होता तो वो बहुत फायदा उठा सकता था। अपनी यादों के सहारे उससे कई ऐसी जगहें याद थी जहां कीमती रिसोर्सेज निकले थे और यहां तक कि वाइल्ड इमॉर्टल गु भी। बदकिस्मती से उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज होने की वजह से ये सारे बड़े फोर्ट्यूटस एनकाउंटर्स अब उसके लिए अवेलेबल नहीं थे। फैंग युआन को इसका अफसोस हुआ, लेकिन उससे ये नहीं पता था कि इस अर्थवे के झटके ने उल्टा उसकी मदद की थी। अर्थवे के झटके की वजह से वू क्लैन का इमॉर्टल फॉर्मेशन नाश हो गया। वू योंग का प्लान फेल हो गया और फैंग युआन एक संकट से बच गया। वो वू क्लैन की साजिश का शिकार नहीं हुआ। अर्थवे के झटके तो आखिरकार होने हायदर, लेकिन उनका ठीक उसी वक्त होना यह फैंग युआन के बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक की वजह से था। शुक्र है मुझे रैंक 7 इमॉर्टल गू सेल्फ लव मिल गया। इमॉर्टल किलर मूव सेल्फ क्लेंजिंग को सक्सेसफुली इस्तेमाल करने के बाद मैंने अपने ऊपर से सारे हानिकारक डाउ मार्क्स हटा दिए, जिसमें वू क्लैन का अलायंस एग्रीमेंट भी शामिल था। इस तरह फैंग युआन ने वू क्लैन को पूरी तरह छोड़ दिया। उनके बीच अब कोई कनेक्शन नहीं था। ए फ्लैट तक मेरा लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटर्न गू टूट चुके होंगे। वू योंग अब इसका इस्तेमाल मुझसे निपटने के लिए नहीं कर सकता। बेशक उसकी चिंता दूर हो गई थी, लेकिन फैंग युआन ने सेल्फ क्लेंजिंग की एक कमजोरी भी देखी। सेल्फ क्लेंजिंग बेहद यूनिक था। ये गु इमॉर्टल के लिए अनुकूल ना होने वाले सभी डाउ मार्क्स को साफ कर सकता था, लेकिन ये चुनाव फैंग युआन की मर्जी के मुताबिक नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, फैंग युआन ने वू क्लैन के साथ अलायंस एग्रीमेंट से पूरी तरह छुटकारा पा लिया था, लेकिन चूडू,
लंग या लैंड स्पिरिट, वेरिएंट ह्यूमंस और क्रेज डेमन केव जैसे दूसरे फोर्सेस के साथ उसके अलायंस एग्रीमेंट डाउ मार्क्स पर कोई असर नहीं हुआ। ये इसलिए था क्योंकि ये अलायंस एग्रीमेंट डाउ मार्क्स फैंग युआन के लिए हानिकारक नहीं थे, सेल्फ क्लेंजिंग उन्हें नहीं हटाता। हालांकि जिस पाल फैंग युआन उन्हें धोखा देगा, यह अलायंस एग्रीमेंट डाउ मार्क्स एक्टिवेट हो जाएंगे और फैंग युआन को सजा देंगे, तब तक उसके लिए अनपर सेल्फ क्लेंजिंग इस्तेमाल करना बहुत देर हो चुकी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट थी फेरी जी वेई की इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव। यह डाउ मार्क्स फैंग युआन के लिए बहुत हानिकारक द सेल्फ क्लेंजिंग ने उन्हें नेचुरली हटा दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी, भले हाई किलर मूव असरदार था और उसने इन डाउ मार्क्स को हटा दिया, वो जल्द ही वापस रिकवर होने और बढ़ने लगे। इस स्पीड से सिर्फ 6 घंटों में हेवनली कोर्ट के इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव के डाउ मार्क्स पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएंगे। सेल्फ क्लेंजिंग इस एस्पेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है जो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के पास था। भले ही ये मुझ पर असरदार है, इस बार दुश्मन बहुत पावरफुल है। मेरे ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव है वो शायद फेरी जी वे ने स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड का इस्तेमाल करके बनाया है। भले हाईफैंग युआन अंदाजा लगा रहा था, वो इस बारे में काफी शो था, क्योंकि उसने ऐसे सेल्फ प्रोड्यूसिंग डाउ मार्क्स पहले भी देखे थे। ये उसका ओरिजिनल बॉडी था, रैंक 6 स्ट्रेंथ पाथ 8 आर्म्ड हेवनली इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी। करंटली इस बॉडी में दूसरा अपर्चर पूरी तरह से टूट चुका था, जबकि पहले रैंक 5 एपर्चर में अभी भी स्प्रिंग ऑटम सकाडा सील किया हुआ था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसके अंदर हेवंस विल था, और बॉडी के अंदर यिंग वू जी ने अपने सोल पाथ मेथड का इस्तेमाल करके एक बुरा जाल बिछाया था। जैसे हाईफैंग युआन अंडर सोल्स भेजेगा, जाल एक्टिवेट हो जाएगा और उससे मार देगा, फिर खुद को नरिश करके और ज्यादा सोल पाथ डाउ मार्क्स पैदा करेगा, जिससे उससे निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये पहली बार था जब फैंग युआन ने सेल्फ रीजनरेटिंग डाउ मार्क्स देखे थे। भले हाई यह यिंग वू जी का किलर मूव था, थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के पास भी कुछ ऐसा ही था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विरासत मिलने के बाद फैंग युआन ने जाना कि सिर्फ रैंक 9 वेनरेबल्स हाई रीजनरेटिंग डाउ मार्क्स वाले किलर मूव्स बना सकते हैं। इसलिए फैंग युआन ने अंदाजा लगाया कि फेरी जी वे ने इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव को एक्टिवेट करने के लिए स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड का इस्तेमाल किया है। क्योंकि स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का था, फैंग युआन की करंट आइडेंटिटी की बदौलत उससे हेवनली कोर्ट के बारे में पहले से कहीं ज्यादा गहरी समझ थी। फैंग युआन ने याद किया, ये सच था, दूसरे इमॉर्टल वेनरेबल्स या डेमन वेनरेबल्स के पास ऐसे मेथड्स थे। डाउ मार्क्स बिना इमॉर्टल एसेंस खर्च किए खुद को रिप्लेनिश करते थे, जैसे कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का रैंक 8 इमॉर्टल गू फॉर्चून राइवलिंग हेवन। माहोंग यू के इस्तेमाल करने के बाद लकी इफेक्ट उसके मरने तक पूरे टाइम बना रहा। उसकी किस्मत का असली सार लकपात डाउ मार्क्स थे। माहोंग यू के शरीर पर लकपात डाउ मार्क्स थे, वो अपने आसपास के लोगों की किस्मत अब्जॉर्ब करता था, जिससे उसकी किस्मत बढ़ती थी। इस पूरे प्रोसेस में उससे कोई इमॉर्टल एसेंस या प्राइमीवल एसेंस खर्च नहीं करना पड़ता था। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के पास भी ऐसे किलर मूव्स थे, डिवाइन कंसीलमेंट और गोस्टली कंसीलमेंट। यह दो डिफेंसिव किलर मूव्स सोल पर डाउ मार्क्स का एक पतला चोगा बनाते थे। पहला यूजर को हेवंस विल और डिडक्शन से आजाद रखता था, जबकि दूसरा यूज सोल्स के लिए अदृश्य बना देता था। इस किलर मूव का असर हमेशा बिना किसी इमॉर्टल एसेंस के इस्तेमाल के बना रहता था। साथ ही अगर कोई डैमेज होता तो डाउ मार्क चोगा खुद को रिजेनरेट कर लेता था। यह आमतौर पर माना जाता है कि हर रैंक 9 वेनरेबल का नया पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर पर होता है। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के कल्टिवेशन एक्सपीरियंस के अनुसार ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल दूसरे पाथ्स की नकल करना है, ग्रेट ग्रैंड मास्टर नेचुरल डाउ मार्क्स का इस्तेमाल है, जबकि सुप्रीम ग्रैंड मास्टर डाउ मार्क्स का रीजनरेशन और यहां तक कि सेल्फ सस्टेनेंस है, इमॉर्टल एसेंस की पाबंदी से आजाद होना। क्लासिफिकेशन अब साफ थी। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विरासत ने फैंग युआन को सभी गु इमॉर्टल अटेनमेंट लेवल्स की एक साफ पहचान दी। ए फ्लैट अपने खुद के अनुभवों से फैंग युआन को बहुत कुछ समझ में आया। 8 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी बॉडी का सोल पाथ ट्रैप एब्सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन सॉवरन इमॉर्टल बॉडी पर लगे इन्वेस्टिगेटिव डाउ मार्क्स से निपटना मुश्किल था। सेल्फ क्लेंजिंग का इस्तेमाल करके मैं कुछ इन्वेस्टिगेटिव डाउ मार्क्स से छुटकारा पा सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें जितना कम करता हूं वो यूटीएनआई हाई तेजी से रिजेनरेट होते हैं। एक बार सेल्फ क्लेंजिंग किलर मूव इस्तेमाल करने से इन डाउ मार्क्स का 10% खत्म हो जाएगा, लेकिन आधे दिन में वो पूरी तरह से वापस उग जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर मुझे इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव से छुटकारा पाना है
तो मुझे सेल्फ क्लेंजिंग को लगातार लगभग आधे महीने तक बिना किसी रुके यूज करना होगा। फैंग युआन ने अपने पास मौजूद सारी जानकारी के आधार पर अनुमान लगाया। यह प्रॉब्लमैटिक था। इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव फैंग युआन की उम्मीद से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था। और सबसे जरूरी बात यह थी कि यह अनरियलिस्टिक था। सेल्फ क्लेंजिंग एक सस्टेन्ड किलर मूव नहीं था, इससे हर बार इस्तेमाल करना पड़ता था। हर बार जब वो इससे इस्तेमाल करता तो इसका एक सर्टेन ड्यूरेशन तक असर रहता। भले ही उसके पास सेल्फ लव इमॉर्टल गू था और उसने सक्सेसफुली सेल्फ क्लेंजिंग इस्तेमाल किया, फैंग युआन हानिकारक डाउ मार्क से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सका। वो एक और प्रॉब्लम में फंस गया। वो क्या करे? अगर तुम्हें तैयारी के लिए पूरा टाइम दिया जाता तो तुम शायद इससे सॉल्व कर पाते, लेकिन अफसोस अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। हेवनली कोर्ट में फेरी जी वे मुस्कुराई। वो फैंग युआन और बाकियों पर इस्तेमाल किए गए इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव पर बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि ये स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड का मेथड था और साथ हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा पर्सनली बनाया गया किलर मूव था, इनएक्सटिंग्विशेबल स्टार टारगेट। दूसरे इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स के मुकाबले इनएक्सटिंग्विशेबल स्टार टारगेट सिर्फ अपने टारगेट की पोजीशन लोकेट कर सकता था। यह असर अकेले हाईएस्ट मेथड से कमजोर था जो फेरी जी वे ने फंग जिउगे पर इस्तेमाल किया था। बाद वाला स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड को टारगेट के सिचुएशन के सीन्स दिखाने देता था, जिससे कोई भी आसानी से समझ सकता था कि क्या हो रहा है। लेकिन इनएक्सटिंग्विशेबल स्टार टारगेट का सबसे बड़ा असर यह था कि यह अनंत रूप से रिजेनरेट हो सकता था। नॉर्मल मेथड्स इससे ठीक से नहीं हटा सकते थे। यह कहा जा सकता है कि जब तक यह किलर मूव बना रहेगा, फैंग युआन फेरी जी वे के बोर्ड पर एक मोहरा बना रहेगा, वो उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। उससे खत्म करना सिर्फ वक्त की बात थी। फैंग युआन और दूसरों के खिलाफ फेरी जी वे के पास पूरा एडवांटेज था। वो इस सिचुएशन में अटल थी। जब तक फैंग युआन के पास डेवलप होने के लिए टाइम या आज़ादी नहीं होगी, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, फेरी जी वे और हेवनली कोर्ट का एडवांटेज और भी बड़ा होता जाएगा। ये कहा जा सकता है, फेरी जी वे एक ऐसी पोजीशन में थी जहां उसको ही हरा नहीं सकता। चैप्टर एंड।